नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक, जिसमें कि हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की चर्चा कर रहे हैं। आज उसी पे कल मैंने आपको वर्ग संघर्ष के बारे में विस्तार से समझाया कि वर्ग संघर्ष क्या है, इसका कैसे जन्म होता है, ये कैसे आगे बढ़ता है और इसकी अंतिम परिणति क्या है। यानी हमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। वर्ग क्या है, पहले तो मार्क्स ने ये स्पष्ट किया था। फिर बताया कि इन वर्गों में वर्ग चेतना कैसे आती है और वर्ग चेतना के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष कैसे जन्म लेता है। आज हम उसी के थर्ड पॉइंट, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, वर्ग संघर्ष, उसको और आप लोगों को किस तरीके से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना है, उस पर मैं आपको बताऊंगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स के महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा अगस्टिन थोरे से ली, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स ने ही की। मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव 2 विरोधी वर्ग रहे हैं, शासक और शोषित वर्ग। ये दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहते हैं। इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और समाज का एक युग या अवस्था समाप्त होकर उसका स्थान दूसरा युग या अवस्था लेती है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है। अन्य शब्दों में, समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं और उनके अपने अपने हित होते हैं, जिन्हें लेकर उनमें विरोध और संघर्ष पाया जाता है। वे कहते हैं, वे कौन से हित हैं जिन्हें लेकर समाज में विभिन्न वर्ग परस्पर संघर्ष रहते हैं। इसका उत्तर देते हुए मार्क्स कहते हैं कि वे हित हैं उत्पादन के साधनों और उन पर स्वामित्व। अन्य शब्दों में, आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समाज के वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। मार्क्स कहते हैं, जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है और उत्पीड़न बढ़ जाता है, तो दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति, दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत, अर्ध किसान, श्रेणीपति, दस्तकार, एक शब्द में कहें तो शासक और शोषित सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष किंतु अनवरत युद्ध करते रहते हैं। इस संघर्ष का अंत हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण या संघर्षरत वर्गों के सर्वनाश में हुआ है। इस कथन से स्पष्ट है कि मार्क्स सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि मार्क्स ही पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने वर्ग संघर्ष का उल्लेख किया है, उनसे पहले भी पूंजीवादी इतिहासकारों ने वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का और पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने वर्गों की आर्थिक संरचना का उल्लेख किया है। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स ने 3 महत्वपूर्ण बातें जोड़ी है। नंबर 1, विभिन्न वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास के किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ ही जुड़ा होता है। नंबर 2, वर्ग संरचना का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होता है। और नंबर 3, अधिनायकवाद की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्ग विहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था होती है।
मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा अपने समय की इंग्लैंड की परिस्थितियों पर आधारित है। मार्क्स के समय इंग्लैंड के कल कारखानों में भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा था, पूंजीपति अधिक धनवान होते जा रहे थे और निर्धन लोगों में निर्धनता बढ़ती जा रही थी। पूंजीपति श्रमिकों का खूब शोषण कर रहे थे। पूंजीपतियों का राजनीति और सरकार में भी पूर्ण प्रभुत्व था। वे अपने हितों की रक्षा से संबंधित कानून बनवा रहे थे तथा सरकार को अपने इशारों पर चलाकर सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहे थे। इस शोषण को देखकर ही मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर शत्रु एवं साम्यवाद के पक्षधर बन गए। अब मैं आपसे संक्षिप्त में चर्चा करूंगा कि उन कारकों की जो पूंजीवाद के विनाश और पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। नंबर 1, व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन। जैसा स्पष्ट है कि पूंजीपति अपने लाभ के लिए ही यहाँ उत्पादन कर रहा था। उसका उद्देश्य कोई समाज कल्याण नहीं, उसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना था। विशाल उत्पादन, एकाधिकार एवं पूंजी का संचयन। पूर्व में मैंने आपको बताया कि पूंजीवाद की एक विशिष्ट बात क्या है कि यहाँ उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, यहाँ उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ या पूंजी के लिए होता है और इस सब के ऊपर स्वयं पूंजीपति वर्ग का ही अधिकार होता है। वो इसमें से कोई अंश सर्वहारा वर्ग को नहीं देता। इसी संदर्भ में मार्क्स ने फिर आगे एक नया सिद्धांत तोड़ दिया था। उस सिद्धांत का नाम है अतिरिक्त पूंजी का सिद्धांत। अतिरिक्त पूंजी के सिद्धांत में मार्क्स यही बता रहे हैं कि जो उसकी लागत है और उसका लाभ है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अकेला पूंजीपति हड़प जाता है। आर्थिक संकटों एवं श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि होगी। जब शोषण एक सीमा से ज़्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक है। और अगला है अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपतियों द्वारा हड़प लेना। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो लाभ है वो सारा का सारा पूंजीपति हड़प लेता है। व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति। अब यहाँ क्या होगा कि धीरे धीरे सर्वहारा के अंदर क्या आता जाएगा, अलगाव आता जाएगा। लेकिन जब चेतनाओं का प्रसार होगा तो वहाँ अलगाव से क्या आएगा, विअलगाव आएगा, विएलिनेशन होगा, एलिनेशन से विएलिनेशन। अगला है श्रमिकों में एकता का उदय एवं वर्ग चेतना का विकास। अब माल की खपत के लिए जो पूंजीपतियों ने यातायात संचार के साधनों का जाल बिछा रखा है, उससे क्या होगा, चेतनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचार प्रसार होगा। मानसिक रूप से सभी श्रमिक एक हो जाएंगे और उनमें वर्ग चेतना का प्रसार होगा। और अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्मदाता। अब मार्क्स की जो छवि है, वैश्विक छवि है, वो अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के रूप में है, जहां मार्क्स पूंजीवाद की विनाश और साम्यवाद की आगमन की बात करता है। एक ऐसे समाज के निर्माण की बात करता है जहां कि सब समान होंगे, शोषण मुक्त होंगे, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। ऐसे समाज की स्थापना की बात मार्क्स करते हैं। ये हमारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हुआ। अब कल मैं आपके सामने मार्क्स का एक और सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को लेके फिर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।